लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि कक्षा 12 का आपका हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे द्वारा आप सभी को कक्षा 12 की लगातार तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों में आप सभी को प्रत्येक विषय के 4-4 सेट पेपर उपलब्ध करवा रहा हूं। सेट ए में आपको हिंदी का दे चुका हूं, बी भी मैंने आपको दे दिया। और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करो और देख लो। और आज हम यहां पर सेट सी को देखेंगे। और अगर आप लोगों ने चारों सेट पेपर को अच्छे से लगा लिए ना, अगर आप लोग सेट ए को याद कर लेते हो, बी को याद कर लेते हो, सी को याद कर लेते हो और इसके अलावा डी को याद कर लेते हो, तो पूरा का पूरा पेपर आपका इसी में से बनकर आएगा। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और चारों के चारों सेट पेपर को अच्छे से याद भी कर लो, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी में से बनकर आएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखो आपका जो पेपर होगा ना, परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार का पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर दिए जाएंगे और उसके बाद में देखो इस प्रकार का सेट सी होगा आपका। सेट सी पूरा का पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, 23 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आपके पेपर को देखते हैं और पूरा का पूरा पेपर समझते हैं। एक बार जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, सबसे पहले आप लोग निर्देश अच्छे से जरूर पढ़ लेना। और देखो इसके अलावा जैसे आपके रोल नंबर होते हैं ना, आप लोग अपने रोल नंबर यहाँ पर जरूर लिख देना, क्योंकि जिससे पता चल सके कि कौन सा आपका पेपर है। क्योंकि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चूरन बेचने का काम कौन करता था? तो देखो भगत जी करते थे। अगला क्वेश्चन, मास्टर सौंदर्यकर कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो देखो मराठी विषय पढ़ाते थे। अगला क्वेश्चन, मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निपात शब्द है। तो देखो इसमें जो है ना, भी जो है ना निपात शब्द होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला छापाखाना में खोला गया, कहाँ पर खोला गया? तो देखो 1556 में खोला गया। और अब अगला क्वेश्चन, सगुणवती धारा को कितने भागों में बांटा गया? तो देखो 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वह अलंकार होता है। देखो वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है, यहाँ से आपको अर्थ अलंकार लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अब इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको भी देख ले और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी ले। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो रिक्त स्थानों को आप लोग देख ले अच्छे से। पहला क्वेश्चन, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत के साथ हुई? तो देखो वेब दुनिया के साथ हुई। और अब अगला क्वेश्चन, कवि जग जीवन का लिए फिरता है? तो देखो बाहर लिए फिरता है। और अब अगला क्वेश्चन, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वह अलंकार होता है? तो देखो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार है? तो देखो जैनेन्द्र कुमार है, यहाँ से आपको ये लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः भागों में बांटा गया है? तो देखो 3 भागों में बांटा गया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आनंद यादव का मन जाने के लिए तड़पता था? तो देखो पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को लिख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है? तो देखो असत्य होगा। और अगला क्वेश्चन, संभवतः बरसात तो प्रश्नवाचक वाक्य, ये भी आपका असत्य होगा। राकलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे? ये भी आपका सत्य होगा। रेडियो श्रव्य माध्यम में? ये भी सत्य होगा। और सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है? ये भी सत्य होगा। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है? तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो जोड़ी यहाँ पर आपसे इस प्रकार से पूछी जाएगी। पहली जोड़ी मिलान देखते हैं, अंतरंग साक्षात्कार। तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी डायरी से। और इसके बाद में देखो हरिवंश राय बच्चन, इसकी जोड़ी हालाबाद से। और प्रगतिवाद की जोड़ी का मिलान हो जाएगा 1936 से। यशोधरा की जोड़ी का मिलान हो जाएगा खंडकाव्य से। और उसके बाद में देखो कथानक की जोड़ी का मिलान हो जाएगा कहानी से। और संस्कृत के मूल शब्द तो देखो तत्सम और यशोधर बाबू की जोड़ी का मिलान सिल्वर बेटिंग से। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 5 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको भी देख लो। प्रश्न नंबर पहला पढ़ते हैं, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो देखो 2 थे। और बाल बाल बचना मुहावरे का क्या अर्थ है? देखो किसी संकट या मुश्किल से बहुत निकट से बचना, इसका राइट आंसर होगा।
और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो देखो मोहनजोदड़ो। और आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है, तो देखो 15 से 30 मिनट। और अब अगला क्वेश्चन, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है, तो देखो धर्मवीर भारती की रचना है। और अब अगला क्वेश्चन, शांत रस के स्थायी भाव का नाम, तो देखो निर्वेद। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना दुनिया रोज बनती है। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपसे प्रश्न नंबर 6 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, अब आप सब लोगों को अपनी बोर्ड परीक्षाओं से डरना बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप लोग पढ़ सको इस समय में, आप सब लोग अच्छे से पढ़ लो और इनको याद भी कर लो। देखो प्रश्न नंबर 6 पूछा है कि इन्हीं 2 महाकाव्य के नाम उनके रचनाकारों के साथ में लिखिए। देखो महाकाव्य यहाँ से देख लेना, जयशंकर प्रसाद का कामायनी और मैत्री शरण गुप्त का साकेत और तुलसीदास का रामचरितमानस, ठीक है। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा खंडकाव्य और महाकाव्य में 2 अंतर, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। महाकाव्य में नायक नायिका के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है और खंडकाव्य में नायक नायिका के जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है। महाकाव्य विस्तृत होता है और खंडकाव्य संक्षिप्त होता है। यहाँ से आप लोग देख लेना इसको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग सोरठा छंद की परिभाषा को याद कर लेना। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर है, आप लोग देख लो और याद कर लो अच्छे से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपसे पूछी जाएगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग वीर रस की परिभाषा को देख लो और अच्छे से इसको याद भी कर लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भक्तिन की आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया, भक्तिन की आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो इसका अतवाला क्वेश्चन, मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है। इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो और अच्छे से इसको याद कर लो। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग कहानी और उपन्यास में 2 अंतर यहाँ से देख लो और अच्छे से इसको याद भी कर लेना। कहानी और उपन्यास में 2 अंतर मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। और उसके बाद में देखो आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए। प्रश्न नंबर 10। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 को यहाँ से देख लो। निपात शब्द का अर्थ यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो इसकी अतः में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रभाषा की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो देखो यहाँ से आप सब लोग राष्ट्रभाषा की विशेषताओं को लिख लो। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे राम ने अयोध्या आ जाना, तो देखो ये हो जाएगा राम अयोध्या आ जाना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, ललित एक फूलों की माला बाजार से लाई, तो देखो ये हो जाएगा ललिता फूलों की एक माला बाजार से लाई, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, बालक रो रो कर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य में बदलिए। देखो ये हो जाएगा बालक रोता रहा और चुप हो गया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, मयूर वन में नाचता है, तो देखो इस संदेहवाचक वाक्य में बदलना है। देखो ये हो जाएगा शायद, और इसके बाद में यहाँ पर आपको संदेहवाचक चिन्ह लगाना है और आगे लिख देना मयूर वन में नाचता है, ठीक है। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 जो क्वेश्चन पूछा है, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की 2 विशेषताएं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की 2 विशेषताएं यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखी है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही कैसे। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को इसको देख लो यहाँ से और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। यहाँ पर भी मैंने आपको इस पूरे क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 लिखा है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है, नाम लिखकर चित्र बनाइए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली ये है, आप लोग देख लो, जैसे उल्टा पिरामिड शैली भी कहते हैं। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ये लिख देना है, इसका राइट आंसर ये होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो कि पूछा गया है, देखिएगा ये प्रश्न नंबर 14, बच्चे किस आशा में निड़ों से झांक रहे होंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी पूरा मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 14 का अत वाला क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, भाषाओं को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15, छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, छायावाद की परिभाषा यहाँ से देख कर लिख देना और अच्छे से याद कर लेना इसको।
ठीक है। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम, तो देखो यहाँ से आप सब लोग प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिख देना। यहाँ तक का बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा ये अच्छे से। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है रघुवीर साई अथवा फिराक गोरखपुरी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देनी है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर 16 जो पूछा गया ना, इसका उत्तर ये लिखा है। रचना इस प्रकार से आप लोग लिख लेना, भाव पक्ष ऐसे लिख लेना, और उसके बाद में देखो कला पक्ष यहाँ से आप लोग देख कर लिख देना, ठीक है। और उसके बाद में देखो फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय ये लिखा है, रचना यहाँ से देखकर लिख दो। भाव पक्ष ये लिखा है, और उसके बाद में देखो कला पक्ष ये लिखा है, और साहित्य में स्थान ये दिया गया। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 महादेवी वर्मा अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लो। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय ये लिखा है, रचनाएं इनकी ये होंगी यामादीक्षिका, अतिक्य चलचित्र, और भाषा ये लिखी है, और उसके बाद में देखो शैली ये लिखी है, और साहित्य में स्थान ये लिखा है। तो इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा का पूरा इसको हल भी कर लेना। और उसके बाद में देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पूछा है। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय यहाँ से देख लो, ये रचना ये लिखी है, और उसके बाद में देखो भाषा ये लिखी है, और उसके बाद में देखो शैली ये लिखी है, और साहित्य में स्थान ये लिखा है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 पूछा है भाव विस्तार कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर लिखा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसका आपको भाव विस्तार करना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका भाव विस्तार यहाँ से देख लो, ये लिखा है पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे इसके अतवाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर यहाँ से देख लो, और इसको पूरा का पूरा याद भी कर लेना। ये भी अच्छी प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 में आपको क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अपठित पद्यांश ये लिखे हैं, आप सब लोग देख लीजिएगा पूरा का पूरा। और इनमें से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब चलो वैसे तो आपको ये है ना, इनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि देखो क्या होता है हर साल ये चेंज होते हैं, क्योंकि ये अपठित होते हैं। मगर आपको इनमें से ही आपको इन क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर इसी में से मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब पढ़ने के बाद में फिर क्या करना है कि जो क्वेश्चन पूछा ना, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक। तो देखो शीर्षक क्या होता है, जैसे आप कोई सी पिक्चर देखते हो, उस पिक्चर का जो टाइटल होता है, ठीक है ना, उसका नाम होता है। उसी प्रकार से आप बहुत सारी जो चीज़ें खरीदते हो उनके ऊपर भी उनका नाम लिखा होता है। उसी प्रकार से आपने जो पाठ पढ़े होंगे ना, उनका भी कोई ना कोई नाम होता है। उसी प्रकार से जो यहाँ पर आपको दिया गया ना, इसका नाम आपको रखना है, ठीक है ना। अब आप जो सोच सके इसके बारे में, जैसे कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, वही है वक्त वही है देश। देखो यहाँ पर देश की बात हो रही है, तो आप भारत देश भी लिख सकते हो। देखो लास्ट में आया भी है हमारा प्यारा भारतवर्ष, तो आप चाहे तो इसे इसका शीर्षक दे सकते हो, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन पूछा है भारतवासियों की क्या विशेषता है। तो आप कोई भी विशेषता यहाँ से 2-3 छांट कर लिख सकते हो, इसमें आपको ज़्यादा वो नहीं करना है। और देखो एक और मैं आपको आसान तरीका बता दूँ। प्रश्न नंबर 19 में जो आपका अपठित पद्यांश आता है ना, तो पद्यांश को हल मत करना आप, ठीक है ना। उसके अथवा में जो गद्यांश आता है, इसको आप लोग हल करना। इनके आंसर भी आपको आसानी से इसी में से मिल जाएंगे। आपको गद्यांश का शीर्षक भी मिल जाएगा और इनके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, क्योंकि ये कविता होती है। कविताओं की अर्थ निकलने में आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, मगर गद्यांश को आप लोग आसानी से हल कर लोगे। तो इसको कर आना, छोड़कर मत आना। ये फ्री के नंबर है, बिल्कुल ले लो। देखो 3 नंबर मिलेंगे आपको फ्री में। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो कि इसको छोड़कर आ जाते हैं, मगर आप लोग छोड़कर मत आना, पूरा का पूरा इसको हल करके आना, ठीक है। अब इसके बाद में अब इधर आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित कीजिए। बहुत सारे बच्चे इसको भी इससे भी डरते हैं, ये भी उनको इरिटेट करता है, मगर देखो इनको आप लोग आसानी से हल कर सकते हो। कैसे हल करोगे चलो मैं आपको बताता हूँ। इनमें आपको 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं, संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ या व्याख्या और विशेष, ठीक है ना। 4 अंक का अगर आप 4 पॉइंट लिख कर आते हो तो 4 अंक आपको दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब करना कैसे है, जैसे कि यहाँ पर पढ़े ना, ये सीरीज एक अद्भुत अवधूत है, दुख या सुख। देखो ये कौन से पार्ट से लिया गया आपको पता होगा, सीरीज के फुल नाम का एक पार्ट है आपके उसमें,
हिंदी में, ठीक है ना। अब उससे लिया गया। अब चलो मैं आपको इसको संदर्भ प्रसंग से बता देता हूँ कि आपको ये करना कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको इसका लिखना होगा संदर्भ, ठीक है ना, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ संकलित सीरीज के फुलसेल संकलित है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो देखो 1 नंबर तो ये पक्का हो जाएगा आपका। अब प्रसंग बता दो कि इसमें किसके बारे में बात हुई है, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और उसके बाद में देखो व्याख्या अगर आपको करनी नहीं भी आती है ना, तो एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो आपको क्या करना है कि व्याख्या में आपको जो गद्यांश होगा ना, सिर्फ ये उसके लिए है। जैसे आपने इसको पढ़ा और इसमें से जो अर्थ आप लोग ग्रहण कर पाए, जो आपने सीखा, उसी को व्याख्या में लिख दो। और अगर फिर भी ऐसे नहीं आता तो आप लोग इनके पर्यायवाची शब्द लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि यार नहीं मानता, इसका क्या होगा, वो दो का लेना न मादो का देना, तो इसको आप लिख सकते हो ना उसका लेना ना उसका देना, ठीक है ना। जब धरती और आसमान जलते हैं, जब धरती पर तेज़ गर्मी पड़ती है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इन लाइनों के क्या करने कि या तो पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखने हैं या फिर इनका अर्थ बदलकर, आपको मतलब अर्थ नहीं बदलना चाहिए, वाक्य बदलकर लिखना है, मतलब अर्थ वही रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब धरती और आसमान में तेज़ गर्मी पड़ती है, जब तेज़ गर्मी पड़ती है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। तो ये फ्री के नंबर है, लूट लो बिल्कुल और छोड़कर मत आना। मैं तो ये कहूँगा कि एक भी क्वेश्चन का आंसर छोड़कर मत आया करो आप लोगों को, चाहे वो आता हो या फिर नहीं आता हो, ठीक है ना। व्याख्या इस प्रकार से आपको कर देनी है, ठीक है। ये यहाँ तक का मैंने बता दिया। अब इसकी अतवाला कब मैं बता देता हूँ, एक दंड एक विधान, ठीक है ना। ये वाला जो है ना, इसका यहाँ से देख लो संदर्भ ये होगा, भक्तिन वाले पाठ से इसको लिया गया है, प्रसंग ये लिखा है और उसके बाद में देखो व्याख्या ये की गई है। देखो यहाँ तक का भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब इसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित विशेष व्याख्या लिखी है। तो देखो क्या करना है आपको, संदर्भ भी लिखना, प्रसंग भी लिखना, विशेष भी लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। किस भी किसान कुलक बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। देखो किस पाठ का है ये, तुलसीदास वाले पाठ का है, ठीक है ना। देखो इसका इस प्रकार से आपको करना होगा संदर्भ। देखो संदर्भ तो ये हो जाएगा और प्रसंग ये होगा और भावार्थ आपको इस प्रकार से पूरा लिख देना है, ठीक है। और उसका जो अतवाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, प्रात नभ था बहुत नील संग, तो देखो इसका यहाँ से देख लो, इसका संदर्भ इस प्रकार से आ जाएगा, ये लिखा है संदर्भ, ठीक है। आप लोग देख ले और अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्रसंग ये लिखा है और उसके बाद में देखो भावार्थ ये दिया गया है, इसको भी देख लो, ये भावार्थ बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लो और अच्छे से इसको याद भी कर लेना। अब इसके बाद में देखो बारी आती है आपकी आवेदन पत्र की। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 22 में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी भी एक विषय पर आपको क्या लिखना है, रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। और चलो इसके बाद में 23 में आपको ये दिया जाएगा। वैसे देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रश्न नंबर 23 में वैसे निबंध आना चाहिए और 22 में आपका आवेदन पत्र आना चाहिए। मगर प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, पिछले कुछ सालों में निकल कर आया सामने कि हिंदी का और इंग्लिश का जो पेपर बनकर आता है ना आपका, ब्लूप्रिंट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बनकर आता है, ठीक है ना। तो इससे आपको घबराना नहीं है, जो चीज़ जहाँ पर दे रखी है ना उसी प्रकार से आपको हल कर देनी है, ठीक है ना। तो चलो अब आपको मैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 22 में जो 23 में जो पूछी गई है, ये क्वेश्चन था, नगर निगम के निगम आयुक्त को नियमित जलपूर्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो चलो मैं आपको ये बता देता हूँ, पर मैं आपको निबंध भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लो, इस प्रकार से विशेष जलापूर्ति हेतु आवेदन पत्र है ये, और इस प्रकार से पूरा का पूरा ये आवेदन पत्र आपको लिख देना है, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको। और इसके बाद में देखो इसका जो अतवाला क्वेश्चन है ना, अपने बड़े भाई की शादी में, तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से, और इसको पूरा का पूरा लिख देना। तो देखो ये तो हो गया आपके आवेदन पत्र। और उसके बाद में देखो बारी आती है आपके निबंध की। तो देखो निबंध हम यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ठीक है। तो इस निबंध को यहाँ से देख लो, रूपरेखा वाला पॉइंट ये लिखा है, प्रस्तावना वाला पॉइंट ये दिया गया है, और अनुशासन वाला पॉइंट ये लिखा है, और अनुशासन के प्रकार वाला पॉइंट आपको ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो अनुशासन के लाभ वाला पॉइंट ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो उपसनार वाला पॉइंट ये लिखा है। तो आप सब लोग इनको तैयार कर लो, बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए सेट डी भी आ जाएगा, उसको भी आप लोग देख लेना, जिससे कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।